हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोस्ट अकाउंटिंग यूनिट 4 का टॉपिक प्रोसेस कोस्टिंग। जो लोग बुक की हेल्प से पढ़ रहे हैं उनके लिए होने वाला है यूनिट 4 का चैप्टर 3 प्रोसेस कोस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रोसेस कोस्टिंग होता क्या है। तो देखो, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के अंदर जब कोई भी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड या आइडेंटिकल होता है तो वहाँ पे किसी भी कस्टमर के इंस्ट्रक्शन की वेट नहीं करी जाती या किसी कस्टमर के ऑर्डर की वेट नहीं करी जाती है। वहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़े लेवल पे मास प्रोडक्शन होता है, मतलब मास प्रोडक्शन करा जाता है उसी एक प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट का मास प्रोडक्शन करा जाता है तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में डिवाइड कर दिया जाता है, छोटे छोटे प्रोसेस में, लाइक प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हर एक प्रोसेस की एक अलग कोस्टिंग करी जाती है, अलग रिकॉर्डिंग करी जाती है और निकाला जाता है कि प्रोसेस 1 में कितना फायदा हुआ, प्रोसेस 2 में कितना मटेरियल लगा, प्रोसेस 3 में कितना सामान लगा, ये सब। और इसी के हेल्प से आता है प्रोसेस कोस्टिंग। अब यही होता है प्रोसेस कोस्टिंग। सो बेसिकली एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रोसेस कोस्टिंग वाइडली यूज्ड मेथड है फॉर कोस्ट असेसमेंट डिजाइन फॉर मास प्रोडक्शन इंडस्ट्री, जहां पे जो स्टैंडर्ड और आइडेंटिकल प्रोडक्ट है उनको प्रोड्यूस किया जाता है। इन इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन किसी भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन या कस्टमर के ऑर्डर का वेट नहीं करती। इंस्टेड जो गुड्स है उनको कंटिन्यूसली प्रोड्यूस किया जाता है और वेयर हाउस में रख दिया जाता है सेल्स के लिए। ठीक है, जो रॉ मटेरियल है वो एक प्रोडक्शन लाइन से सीक्वेंस में कभी एक प्रोसेस फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे चलता रहता है और जो कॉस्ट है हर एक प्रोसेस की वो रिकॉर्ड कर ली जाती है सेपरेट अकाउंट में और दिस इज कॉल्ड अ प्रोसेस कोस्टिंग। अब पढ़ लेते हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है प्रोसेस कोस्टिंग की। तो देखो, ये कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूसली होती रहती है और फाइनल प्रोडक्ट एंड में बनता है मल्टीपल प्रोसेसेस के बाद। दूसरा प्रोसेस वाइज कोस्ट एक्यूमुलेशन, मतलब जो कोस्ट है उसको एक्यूमुलेट किया जाता है सेपरेटली हर एक प्रोसेस के लिए रेदर देन अ इंडिविजुअल जॉब। तीसरा स्टैंडर्डाइज आउटपुट, मतलब जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है ना वो कंप्लीटली स्टैंडर्डाइज होता है और होमोजीनियस होता है। ठीक है, देन आता है एवरेज कोस्ट कैलकुलेशन। जो कोस्ट होती है ना पर यूनिट प्रोड्यूस जो करा जाता है उसको कैलकुलेट किया जाता है एज एन एवरेज कोस्ट। दिस इज डन बाय डिवाइडिंग अ टोटल कोस्ट ऑफ प्रोसेस बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। और इसे कैसे निकाला जाता है, जो टोटल कोस्ट होती है ना प्रोसेस की उसको डिवाइड कर दिया जाता है टोटल यूनिट जो प्रोड्यूस हुई है। देन सिक्वेंटल ट्रांसफर, मतलब जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है ना हर एक प्रोसेस का वो रॉ मटेरियल बन जाता है दूसरे प्रोसेस के लिए एक्सेप्ट द फाइनल वन। नेक्स्ट इज प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस। जो सीक्वेंस होता है ना ऑपरेशन का या प्रोसेस का जिसमें मटेरियल जाने वाला होता है कि एक प्रोसेस के बाद दूसरे प्रोसेस पे जाएगा, ये ऑलरेडी प्री डिटरमाइन होता है कि प्रोसेस 1 के बाद प्रोसेस 2 के अंदर ही जाएगा। अनअवॉइडेबल लॉस, कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं और इन्हें कहा जाता है नॉर्मल लॉस। इन्हें कहा जाता है नॉर्मल लॉस। ठीक है, दूसरा जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। प्रोसेसिंग इज अ सिंगल रॉ मटेरियल में गिव राइज टू सेवरल डिफरेंट प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली। एक जो मेन प्रोडक्ट होता है उसको बोला जाता है मेन प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अलावा जॉइंट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो जाते हैं कई बारी प्रोसेस से। अब समझते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस कोस्टिंग एंड जॉब कोस्टिंग। देखो, दोनों अलग अलग हैं, इनका डिफरेंस पूछा भी जा चुका है कई बारी, तो एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो, प्रोसेस कोस्टिंग में क्या होता है कि कॉस्ट कंपाइल्ड होती है प्रोसेस वाइज, बट जॉब कोस्ट में क्या होता है कि कॉस्ट हर एक जॉब की अलग अलग निकाली जाती है। देन नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है। ठीक है, और आइडेंटिकल कॉस्ट होती है। यहाँ पे जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो नॉन स्टैंडर्डाइज आइटम का होता है और इंस्ट्रक्शन और जो स्पेसिफिकेशन कस्टमर ने बताई है उसके हिसाब से निकाला जाता है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली करा जाता है। यहाँ पे प्रोडक्शन सिर्फ तभी करा जाता है जब ऑर्डर रिसीव होता है। देन टाइमिंग ऑफ कंप्यूटेशन, कोस्ट को कंप्यूट किया जाता है एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। यहाँ पे कोस्ट को कब कंप्यूट करा जाता है, जैसे ही जॉब कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंस मैंने दिए हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर प्रोसेस कोस्टिंग। प्रोसेस कोस्टिंग का प्रोसीजर क्या होता है, तो सबसे पहले डिवीजन इनटू द प्रोसेस। जो फैक्ट्री होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस में या स्टेजेस में और हर प्रोसेस का सेपरेट अकाउंट ओपन करा जाता है। देन डेबिट कोस्ट, हर प्रोसेस के अंदर कुछ कोस्ट होती है जिसको डेबिट साइड में लिखा जाता है अकाउंट के। कौन कौन सी कोस्ट होती है, मटेरियल की कोस्ट, लेबर की, डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह। सिक्वेंटल ट्रांसफर ऑफ आउटपुट, एक बार प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो जो आउटपुट होता है प्रोसेस का वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया जाता है एज द प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस। ठीक है, देन फाइनल ट्रांसफर टू द फिनिश्ड गुड। सीक्वेंस ये कंटिन्यू रहता है जब तक फाइनल स्टेज तक ना पहुंच जाए और जो फिनिश्ड आउटपुट निकलता है ना आफ्टर द लास्ट प्रोसेस वो फाइनल आउटपुट होता है। ठीक है, और उसको फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। देन आता है लॉस ट्रीटमेंट। देखो, ये तो पूरा प्रोसेस हो गया, अब आता है लॉस ट्रीटमेंट। दो तरह के लॉस होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, इट इज अनअवॉइडेबल लॉस। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, तो देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि जो कॉस्ट है नॉर्मल लॉस की वो गुड्स यूनिट जो
प्रोड्यूस करी जाती है ना, उन्हीं के कॉस्ट में डाल दिया जाता है, ठीक है। मान लो 5 यूनिट प्रोड्यूस करी, ठीक है, और कुछ नॉर्मल लॉस हो गया। नॉर्मल लॉस कितने का हो गया? 100 रुपये का नॉर्मल लॉस हो गया। तो इस नॉर्मल 100 रुपये के लॉस को इन 5 यूनिट की कॉस्ट में डाल दिया जाएगा। कितना कितना पड़ेगा? 20-20 रुपये पड़ेगा। तो हर यूनिट की कॉस्ट में 20 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे। ये होगा नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट। अब आ जाते हैं एबनॉर्मल लॉस का। तो देखो, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट ऐसे नहीं होता जैसे नॉर्मल लॉस का होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप गुड्स पे चार्ज कर दोगे तो गुड्स का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा और ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए क्या करा जाता है कि कोस्टिंग P&L अकाउंट में ये अमाउंट डाल दिया जाता है। एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, क्योंकि जब अब मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगी तो आपको ये हेल्प करेगा। दैट इज टोटल कॉस्ट माइनस वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी की हेल्प से नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट है वो डिटरमाइन करी जाती है, ठीक है। देन आता है एबनॉर्मल गेन। क्या होता है कि जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस के अंदर हम नॉर्मल लॉस को एस्टिमेट करते हैं कि इतना नॉर्मल लॉस होगा। मान लो मैंने एस्टिमेट किया कि 100 रुपये का नॉर्मल लॉस होगा, बट 80 रुपये का ही एक्चुअल में नॉर्मल लॉस हुआ। तो ये जो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना, दैट इज एबनॉर्मल गेन। इसको कहा जाता है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन को कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग अ एग्जैक्ट सेम मेथड ऑफ फॉर्मूला जो एबनॉर्मल लॉस में यूज होता है। अभी जो मैंने ऊपर एबनॉर्मल लॉस में बनाया था, उसी मेथड की हेल्प से एबनॉर्मल गेन का भी ट्रीटमेंट करा जाता है, उसकी भी कैलकुलेशन होती है। और इसको प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है और एबनॉर्मल गेन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाता है। और लाइक द एबनॉर्मल लॉस, ये अल्टीमेटली कोस्टिंग P&L अकाउंट में ही जाता है। नेक्स्ट आता है पार्शली सोल्ड डायरेक्टली टू द कस्टमर एंड पार्शली सोल्ड टू द नेक्स्ट प्रोसेस। देखो, जो फाइनल आउटकम आया, मान लो जो फाइनल प्रोसेस 2 का जो फाइनल प्रोडक्ट बना, उसको ना ऐसे भी डिवाइड करा जा सकता है कि कुछ तो डायरेक्टली रिंकू को सेल कर दिया और कुछ नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया। कुछ तो रिंकू को सेल कर दिया और कुछ नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया। तो इसे कहते हैं कि पार्शली जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस में चला गया और पार्शली डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर दिया, ठीक है। अब इस केस में ट्रीटमेंट कैसा होता है? तो अब इस केस का ट्रीटमेंट देखो, जो गुड्स की यूनिट हमें डायरेक्टली सेल करनी होती है उन्हें तो वेयर हाउस में भेज दिया जाता है, और जो दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर करनी होती है उसे सिक्वेंटल प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोनों ही अमाउंट जो है वो कॉस्ट पे ही ट्रांसफर होते हैं, कोई प्रॉफिट ऐड नहीं करा जाता, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्क इन प्रोग्रेस एंड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब क्या होता है कि देखो, प्रोसेस चल रहा है तो ज़रूरी तो नहीं ना कि सारी यूनिट कंप्लीट बने, हो सकता है कुछ यूनिट इनकम्प्लीट बने, सेमी फिनिश्ड बने, तो उसको क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसीलिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाला जाता है। अब ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है। कंप्लीट यूनिट प्लस जो नॉन कंप्लीट यूनिट होती हैं उनका नंबर ऑफ यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस लेके जितना कंप्लीशन डिग्री होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 50 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस में थे और वो कितना कंप्लीट हुए थे? 60% कंप्लीट हो गए थे। तो 50 की मल्टीप्लाई 60% से करेंगे और यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ जाएगा 30 यूनिट। इसका मतलब क्या है कि मान लो इस 50 यूनिट को बनाने के लिए, इन 50 यूनिट्स को बनाने के लिए अब तक 10 kg सामान लग गया, 10 kg मटीरियल लग गया, ठीक है, 10 kg मटीरियल लग गया, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं बनी है, ठीक है। अब अगर इस 10 kg से मैं फिनिश्ड यूनिट बनाने बैठती, इसी 10 kg से अगर मैं फिनिश यूनिट बनाने बैठती तो कितनी यूनिट बन जाती? 30 यूनिट बन जाती, 30 यूनिट बन जाती। ये निकालता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मतलब जो रॉ मटेरियल या जो मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस वाली जो यूनिट्स हैं उनको बनाने में यूज हुआ है, उतने में अगर फिनिश्ड यूनिट बनाने बैठते तो कितनी यूनिट बनती, ये हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालने के लिए ना हम 3 स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ इवोल्यूशन। ये तीनों जब आपको मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी ना, अभी जब न्यूमेरिकल कराऊंगी तो मैं आपको ये सिखाऊंगी। अभी बस आप दिमाग में रखो कि ये 3 स्टेटमेंट हमें बनाने होते हैं, ठीक है। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ द नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर भी लॉस होता है, ठीक है। नॉर्मल लॉस को तो कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है। एबनॉर्मल लॉस को क्या करा जाता है कि इसको ऐड करा जाता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, और ऐसा माना जाता है कि एबनॉर्मल लॉस की जो यूनिट है ना वो 100% कंप्लीट है, उसे माना जाता है 100% कंप्लीट। इसको ऐसे ट्रीट करा जाता है कि मान लो कोई सामान हमने प्रोड्यूस करा और वो हमसे खो गया, ठीक है, कोई गुड्स की यूनिट हमने प्रोड्यूस करी और वो हमसे खो गई, इस तरीके से एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट करा जाता है। अब आता है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन भी 100% कंप्लीट माना जाता है, लेकिन इसको डिडक्ट करा जाता है टू ऑब्टेन द फाइनल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन।
नेक्स्ट आता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। जब आप इक्विवेलेंट प्रेडिक्शन का काम कर रहे हो, जब आप इक्विवेलेंट प्रेडिक्शन निकाल रहे हो, तो अगर उस केस में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस या क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपको मिल गया क्वेश्चन में, मान लो क्वेश्चन में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है या क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है और आपको इक्विवेलेंट प्रेडिक्शन कैलकुलेट करना है, तो उस केस में आपको मेथड यूज करने पड़ेंगे, फीफो या फिर एवरेज कॉस्ट मेथड। और ये मेथड का अगर आप फीफो यूज कर रहे हो तो उसकी कैलकुलेशन का तरीका अलग होगा, एवरेज कॉस्ट मेथड यूज कर रहे हो तो उसकी कैलकुलेशन का तरीका बिल्कुल अलग होगा। अब जब मैं आपको अब न्यूमेरिकल कराऊंगी तो मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से फीफो का ट्रीटमेंट होता है और किस तरीके से एवरेज कॉस्ट मेथड का होता है। तो चलते हैं न्यूमेरिकल पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं और फिर इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट पासेस थ्रू द 3 प्रोसेस। एक प्रोडक्ट है वो 3 प्रोसेस से होके गुजरता है, ए, बी और सी से। जो नॉर्मल वेस्टेज है हर एक प्रोसेस की, ए की 3%, बी की 5% और सी की 8% है। इसके अलावा जो वेस्टेज है प्रोसेस ए की वो 25 पैसे पर यूनिट पे बिक जाती है, बी की 50 पैसे पर यूनिट पे बिक जाती है और सी की 1 रुपये पर यूनिट पे बिक जाती है। टोटल यूनिट जो ए ने एट द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर इशू करी है वो 10,000 यूनिट करी है। मतलब प्रोसेस ए से जो यूनिट की शुरुआत हुई है ना वो 10,000 यूनिट से हुई है, ठीक है। देन उसके बाद इसकी जो कॉस्ट थी, यूनिट्स की जो कॉस्ट थी वो 1 रुपये पर यूनिट थी। उसके अलावा जो एक्सपेंस आया है वो यहाँ डिटेल में दे रखा है कि मटेरियल इतना आया है, लेबर की एक्सपेंस इतनी है, डायरेक्ट एक्सपेंस इतनी है और एक्चुअल आउटपुट कितना कितना हुआ है। हमें प्रोसेस अकाउंट बनाना है अज्यूमिंग दैट देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक नहीं है और हमें सिंपल प्रोसेस अकाउंट्स बनाने, प्रोसेस अकाउंट्स बनाने। क्यों? क्योंकि हमें तीनों प्रोसेस के अकाउंट बनाने होंगे। इसके अलावा एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हमें कुछ इस तरीके से अकाउंट बना लेना है, प्रोसेस ए अकाउंट। ऐसा फॉर्मेट आपका होगा जहां पे मैंने पर्टिकुलर यूनिट प्राइस लिख लिया। ये साइड हमारी डेबिट होती है, ये साइड हमारी क्रेडिट होती है, वेरी बेसिक, आप सबको पता होगा। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो यूनिट इंट्रोड्यूस हुई थी प्रोसेस ए में उससे शुरू करना है। टू यूनिट इंट्रोड्यूस। कितनी यूनिट इंट्रोड्यूस हुई थी? 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस हुई थी प्रोसेस ए में और 1 रुपये पर यूनिट पे था। तो मतलब यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो भी 10,000 आएगा, ठीक है। कलर यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ मैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जितनी भी एक्सपेंस थी वो सारी डेबिट साइड में डाल देनी है। तो हमारी कौन कौन सी एक्सपेंस थी देखो यहाँ पे, पहले मटेरियल था, फिर लेबर था, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस थी। ये 3 एक्सपेंस है तो फटाफट इनको यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे मटेरियल का अमाउंट आएगा 1,000, ठीक है। लेबर कितनी थी हमारी? 5,000 की कॉस्ट थी लेबर की। देन जो डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट थी वो 1,050 थी। इतना हो गया। अब इस साइड में क्या आएगा, देखो क्रेडिट साइड में जो हमारा नॉर्मल वेस्टेज था सबसे पहले आएगा वो, यहाँ लिखेंगे बाय नॉर्मल वेस्टेज। हमारा नॉर्मल वेस्टेज कितना था? ए का, क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि ए का जो नॉर्मल वेस्टेज है वो 3% है। मतलब ये जो हमारी 10,000 यूनिट थी इनका 3%। तो अब फटाफट उठाओ कैलकुलेटर मेरे साथ और कैलकुलेट करो कि ये जो 10,000 यूनिट थी इनका अगर आप 3% निकालोगे तो कितना आएगा। देखो मेरा आंसर तो आ रहा है 300 यूनिट मेरा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं यूनिट वाले कॉलम में लिख दूंगी 300। लेकिन मैम अमाउंट वाले कॉलम में भी कुछ लिखा जाना है। हाँ, अमाउंट वाले कॉलम में भी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन ने कि ए का जो भी वेस्टेज होगा वो 25 पैसे पर यूनिट पे बिक जाएगा। तो आपको इस 300 की मल्टीप्लाई करनी है 25 से। कितना अमाउंट आ रहा है आपके पास? आ रहा होगा 75 रुपये, मतलब 75 रुपीज़। तो वो यहाँ पे हमें लिख देनी है। इसके अलावा अब हमें निकालना है एबनॉर्मल वेस्टेज। अब मैम कैसे पता चला कि एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ है? देखो यहाँ पे हमारी टोटल यूनिट कितनी थी? हमारी यहाँ टोटल यूनिट थी, इसे इधर कर देते हैं 10,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 10,000 आना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बट क्या लिखा है कि प्रोसेस ए से जो प्रोसेस बी में यूनिट पास हुई है वो कितनी है? 9,500। मतलब 500 यूनिट हमारी कम पास हुई है। अब मैम ये पूरा तो हमारा वेस्टेज हो सकता है, 500 यूनिट कम पास हुई है तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ लिख दिया बाय प्रोसेस बी लिख दिया। लेकिन 500 में से देखो 300 तो नॉर्मल वेस्टेज थी, अब 200 अभी भी गायब है। इसका मतलब क्या है कि ये एबनॉर्मल वेस्टेज है। इस तरीके से मुझे पता चला कि 200 यूनिट का एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ है। बट इसकी जो कॉस्ट है उसे निकालने का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था ना कि किस तरीके से हम निकालते हैं, उसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे।
पहले इस डेबिट साइड की जितनी एक्सपेंस का अमाउंट है उसका टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 17,050। यहाँ पे भी हमें लिख देना है 17,050। ठीक है, ये हमारी टोटल एक्सपेंस आ गई है। अब हम लगाते हैं अपना फॉर्मूला। तो देखो ये हमारा फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट में से जो नॉर्मल लॉस की वैल्यू है उसे माइनस करना और डिवाइड कर देना है यूनिट जो इंट्रोड्यूस हुई थी उसमें से नॉर्मल लॉस को माइनस करके। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट हमारी आई है 17,050। ठीक है, उसमें से जो नॉर्मल लॉस की वैल्यू है हमारी कितनी है, नॉर्मल लॉस की वैल्यू है हमारी 75। तो यहाँ पे 75 को माइनस कर देंगे। टोटल यूनिट कितनी इंट्रोड्यूस हुई थी, 10,000। नॉर्मल लॉस की यूनिट कितनी है, 300। तो यहाँ पे जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसमें पहले एक चीज़ यहाँ पे रह गई है। देखो यहाँ पे क्या चीज़ रह गई है कि हमें इसकी ना मल्टीप्लाई भी करनी होती है। किससे, एबनॉर्मल लॉस की जो यूनिट है उनसे मल्टीप्लाई करनी होती है, तभी हमें जो वैल्यू है एबनॉर्मल वेस्टेज वो पता चलेगा। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 350। मतलब एबनॉर्मल वेस्टेज जो हुआ है उसकी वैल्यू है 350। यहाँ पे हम लिख देते हैं 350। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, बस एक ही वैल्यू बची है। वो कौन सी वैल्यू बची है, ये 350 है। बाय प्रोसेस में यहाँ अमाउंट की वैल्यू बची है। तो जब आप 17,050 में से 75 और 350 माइनस करोगे तब आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। बाय प्रोसेस में जो लिखा जाना है दैट इज 16,625, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस ए बन के तैयार हुआ है। अब हमें प्रोसेस बी अकाउंट बनाना है। अब देखो प्रोसेस बी अकाउंट जब हम बनाएंगे ना तो उसकी शुरुआत भी हम यूनिट इंट्रोड्यूस से ही करेंगे। बट अब यूनिट ये स्टार्टिंग वाली नहीं, जो प्रोसेस ए से बन के आई है जो प्रोसेस बी में आएंगी वो हम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि एक्चुअल आउटपुट कितना है प्रोसेस ए का, 9,500। तो ये जो आउटपुट प्रोसेस ए का है ना वही प्रोसेस बी का स्टार्टिंग का इनपुट होगा, स्टार्टिंग का रॉ मटेरियल होगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करना है टू प्रोसेस ए अकाउंट, टू प्रोसेस ए अकाउंट, क्योंकि जो भी यूनिट आ रही है वो प्रोसेस ए से आ रही है। कितनी यूनिट थी, 9,500, और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी पहले पिछले अकाउंट में 16,625। अब हमें जैसे हमने प्रोसेस ए में किया था ना वही सारी चीज़ें करनी है। इस साइड पे सारी एक्सपेंस हमें मेंशन कर देनी है। देखो कितना कितना अमाउंट है एक्सपेंस का। मटेरियल की जो एक्सपेंस का अमाउंट दे रखा है दैट इज 1,500। लेबर का जो दे रखा है वो 8,000 दे रखा है। ठीक है, देन उसके बाद हमारी जो डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखी है दैट इज 1188, ये हमें अमाउंट दे रखा है। अब हमें दूसरी साइड पे क्या मेंशन कर देना है, नॉर्मल वेस्टेज मेंशन कर देना है। नॉर्मल वेस्टेज, जो भी नॉर्मल वेस्टेज हुआ है उसको मेंशन करना है। अब कितना हुआ है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। देखो कि क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि बी प्रोसेस में 5% का नॉर्मल वेस्टेज हुआ है। मतलब आपको क्या करना है, इस वाले अमाउंट का 5% कैलकुलेट करना है। तो जब आप इसका 5% कैलकुलेट करोगे, फटाफट करो मेरे साथ कैलकुलेट, तो आंसर आएगा 475 यूनिट। ठीक है, यूनिट की वैल्यू तो हमें पता चल गई, इसको डाल देते हैं यहाँ पे यूनिट में, यूनिट की वैल्यू डाल देते हैं 475। अब अमाउंट की वैल्यू कैसे पता चलेगी, यहाँ क्या लिखा है कि जो प्रोसेस बी है उसका जो भी वेस्टेज होगा वो 50 पैसे पे बिक जाएगा। तो इस 475 की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी 0.5 से। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 238। ये हमारा इसका अमाउंट की वैल्यू हो गई। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, टोटल करना है। देखो यहाँ हम यूनिट का टोटल करेंगे तो 950 आएगा, 9,500 आएगा, यहाँ पे भी 9,500 आएगा। फिर क्या लिखा है यहाँ पे कि प्रोसेस बी का जो एक्चुअल आउटपुट है दैट इज 9,100। तो हमें यहाँ पे लिख देना है बाय प्रोसेस सी। ठीक है, प्रोसेस सी में जाएगा कितना, 9,100। अब तुम बताओ कि इस साइड का टोटल ज़्यादा नहीं हो रहा, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा नहीं हो रहा है। आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके जो इस साइड का टोटल आएगा वो आएगा 9,575, है ना। लेकिन वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9,500। इसका मतलब इस वाले प्रोसेस अकाउंट में हमें लॉस नहीं हुआ है, इसमें हमें गेन हुआ है। और कौन सा गेन हुआ है, एबनॉर्मल गेन हुआ है। तो हम इस साइड में यहाँ पे मेंशन कर देंगे टू एबनॉर्मल गेन। यहाँ पे हुआ है हमें एबनॉर्मल गेन। कितने यूनिट का हुआ है, तो देखो 75 यूनिट का हमें यह एबनॉर्मल गेन हुआ है, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए था 9,500, बट टोटल कितना है 9,575। तो यहाँ पे ये यूनिट का अमाउंट हम मेंशन कर देंगे। ठीक है,
अब हमें इस एबनॉर्मल गेन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कैलकुलेशन का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो एबनॉर्मल लॉस में हमने यूज किया था। टोटल कॉस्ट डिवाइड माइनस द वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय यूनिट इंट्रोड्यूस माइनस नॉर्मल लॉस। अब ये टोटल कॉस्ट कितनी है, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम जो ये वाला कॉलम है इसका पूरा टोटल करेंगे। जब आप इसको पूरा टोटल करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 27313। इसमें से जो वैल्यू है नॉर्मल लॉस की वो हम माइनस कर देंगे, कितनी है 238। ठीक है, डिवाइड करेंगे जो टोटल यूनिट इंट्रोड्यूस हुई थी 9500, माइनस कर देंगे इसमें से जो नॉर्मल लॉस की यूनिट है कितनी 475, और इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 75 से। ठीक है, तभी तो हमारी अब नॉर्मल गेन की वैल्यू आएगी। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे आएगा 225। तो यही वैल्यू है हमारी एबनॉर्मल गेन की। अब ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे दैट इज 225। ठीक है, अब इस साइड का पूरा टोटल करो। जब आप इस साइड का पूरा टोटल करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 27538। ठीक है, यही वाली चीज़ हमें इधर लिखनी है 27538। अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू रह गई है जो मिसिंग है, दैट इज वैल्यू ऑफ जो यूनिट हमारी ट्रांसफर हो रही है प्रोसेस सी में। तो क्या करना है हमें, इसमें से ये जो अमाउंट है इसमें से ये वाला अमाउंट माइनस करेंगे और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू कैलकुलेट करके जो आ रही है दैट इज 27300। ठीक है, यहाँ पे ये जीरो है गाइस, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, डबल जीरो। मैं फिर से एक बार लिख के दिखा देती हूँ। इट इज 27300। ठीक है, 27300। अब हमारा प्रोसेस बी अकाउंट भी बन गया है। अब चलते हैं प्रोसेस सी अकाउंट पे। अब देखो, जैसे हमने प्रोसेस बी अकाउंट में किया था वैसे ही हम प्रोसेस सी अकाउंट में करेंगे। शुरुआत किससे होगी, टू प्रोसेस बी अकाउंट से। मतलब जो प्रोसेस बी अकाउंट से का जो फाइनल आउटपुट होगा वो प्रोसेस सी अकाउंट का स्टार्टिंग का रॉ मटेरियल का आप कंसीडर कर सकते हो। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रोसेस बी अकाउंट। कितनी यूनिट आई थी 9100, और क्या वैल्यू थी जो हमने कैलकुलेट की थी 27300। अब हमें क्या करना है, डेबिट साइड में, ये जो डेबिट साइड है हमारी, यहाँ पे सारी एक्सपेंस डाल देनी है। तो देखो मटेरियल की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, दैट इज 500। ठीक है, मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी 500। लेबर की कॉस्ट जो दे रखी है वो दे रखी है 6500। डायरेक्ट एक्सपेंस की जो कॉस्ट दे रखी है वो 2009 दे रखी है। ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इस साइड पे लिखना है नॉर्मल वेस्टेज। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ नॉर्मल वेस्टेज। कितनी नॉर्मल वेस्टेज है, तो देखो क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि प्रोसेस सी की जो नॉर्मल वेस्टेज है वो 8% है। मतलब जो मटेरियल हमने इंट्रोड्यूस कराया है प्रोसेस सी में उसका 8%। तो कितना मटेरियल इंट्रोड्यूस कराया है 9100। इसका 8% कैलकुलेट करो। फटाफट कैलकुलेटर उठाओ और मेरे साथ इसका 8% कैलकुलेट करो। तो जब आप कैलकुलेट करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 728। ठीक है, 728। ओके, उसके बाद क्या है कि इसकी हमें अमाउंट भी निकालना है। तो देखो 728 जो है यहाँ पे लिखा है कि प्रोसेस सी का जो वेस्टेज होगा वो 1 रुपये के हिसाब से बिकेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई हम 1 से कर देंगे और हमारे पास नॉर्मल वेस्टेज का अमाउंट आ जाएगा। तो दैट इज 728 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल करना है। जब हम इस साइड का यूनिट का टोटल करेंगे तो 9100 आएगा। यहाँ पे भी हम लिखेंगे 9100। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो प्रोसेस सी से फाइनल आउटपुट एक्चुअल आउटपुट निकला है वो 8100 का निकला है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय, अब तो फाइनल ही है तो बाय फिनिश्ड गुड। यहाँ से क्योंकि ये फाइनल है तो ये फिनिश्ड गुड अकाउंट में जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय फिनिश्ड गुड। कितना 8100 का। तो देखो जब आप टोटल करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ना जो अमाउंट हमारा बच रहा है वो 1000 का बच रहा है। अब 1000 में से अगर मैं नॉर्मल वेस्टेज भी माइनस कर दूँ 728 की तो भी हमारे पास 272 यूनिट बच रही है जिनका पता नहीं चल रहा। इसका मतलब क्या है कि हमारे इस अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस है। इस अकाउंट में क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। जैसे पिछले वाले में एबनॉर्मल गेन था, कितनी यूनिट का 272 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस। अब इतना करने के बाद हमें एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके लिए क्या करना होगा, हमें टोटल एक्सपेंस निकालनी होगी। तो इस साइड का पूरा आप टोटल करोगे आपके पास टोटल एक्सपेंस आ जाएगी। कितना आएगा टोटल 36309, ये हमारा टोटल आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी लिख देंगे 36309। अब हम अपना लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा वही है जो पिछले वाले केस में रहा था, दैट इज टोटल कॉस्ट माइनस द वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय यूनिट इंट्रोड्यूस माइनस नॉर्मल लॉस। तो टोटल कॉस्ट हमारी इस केस में कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट है हमारी, पेन चेंज कर लेती हूँ, तो यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है
36309। इसमें से नॉर्मल लॉस की वैल्यू कितनी है 728 डिवाइड बाय जो यूनिट इंट्रोड्यूस करी गई थी, और उसमें से नॉर्मल लॉस की यूनिट को माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे जो एबनॉर्मल वेस्टेज की यूनिट है, कितनी है 272। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे आपके पास जो आंसर निकल के आएगा दैट विल बी 1156। ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा 1156। तो यहाँ पे हम एबनॉर्मल वेस्टेज की वैल्यू डाल देंगे 1156। ठीक है, अब क्या बचा है, फिनिश्ड गुड्स की जो वैल्यू है वो बची है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें से ये दोनों को माइनस कर लेंगे, ठीक है, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और वैल्यू क्या आ रही है फाइनल, तो फाइनल वैल्यू आएगी 34425। ये आपकी फाइनल वैल्यू आएगी। क्वेश्चन में ना हमसे सिर्फ इतना करने को नहीं कहा था, क्वेश्चन में हमें 2 अकाउंट और बनाने को कहा था। कौन से, एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट। अब हम फाइनल वो 2 अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। तो देखो हम सबसे पहले बना रहे हैं एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। अब एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट में हमने जो प्रोसेस ए और प्रोसेस सी था उसके क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल वेस्टेज डाला था। तो अब हम एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रोसेस ए लिखेंगे, टू प्रोसेस ए, और यहाँ लिखेंगे टू प्रोसेस बी। ठीक है, टू प्रोसेस बी, सॉरी प्रोसेस सी, क्योंकि प्रोसेस बी में तो हमारा वेस्टेज गेन था, ठीक है, एबनॉर्मल गेन था, वेस्टेज नहीं था। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोसेस ए एंड प्रोसेस सी। जो भी वैल्यू हमने वहाँ पे क्रेडिट की थी ना वो यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे। यूनिट कितनी करी थी 200, और उसका अमाउंट कितना था 350 जो हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था। प्रोसेस सी के अंदर कितना करा था 272, और उसका अमाउंट कितना था 1156। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या कहा था कि जो प्रोसेस ए का जितना भी वेस्टेज होगा वो 25 पैसे पे बिक जाएगा, और प्रोसेस सी का जितना भी वेस्टेज होगा वो ₹1 पे बिक जाएगा। अब ये भले ही एबनॉर्मल है लेकिन है तो वेस्टेज ना, तो अब हम इसको सेल करेंगे। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हम 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा 50 वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये जो 200 यूनिट थी वो कितने की बिकी होंगी 50 रुपए की बिकी होंगी। प्रोसेस सी में कितनी यूनिट है 272, ठीक है, कितने की बिकी होंगी 1 रुपए की 1 यूनिट बिक रही है, तो कितने का अमाउंट आया होगा 272। अब हम दोनों साइड का कर लेंगे टोटल। इस साइड का आप टोटल करोगे तो आएगा 1506। सेम हम यहाँ पे लिखेंगे 1506, ठीक है, ये 6 है। यूनिट्स का टोटल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 472, और यहाँ पे भी सेम आएगा 472। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है, क्या, देखो यहाँ पे इन दोनों अमाउंट को आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ रही है, बट इन दोनों अमाउंट को आप ऐड करोगे, ये 2 है तो ये वैल्यू नहीं आएगी। मतलब कुछ जो अमाउंट है वो बैलेंस अमाउंट बच जाएगा। कौन सा अमाउंट बचेगा, वो अमाउंट हमारा पीएनएल अकाउंट में जाएगा, मतलब वो हमारा लॉस है, तो उसे हम कहाँ डालेंगे पीएनएल अकाउंट में। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट, और जो भी अमाउंट हमारा बाकी बच रहा है, ठीक है, जो भी हमारा बैलेंस अमाउंट है उसको पीएनएल अकाउंट में डाल देंगे। कितना आ रहा है 1184 हमारा बैलेंस अकाउंट है जिसे हम पीएनएल अकाउंट में डाल देंगे। ये आपका बन गया एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। तो देखो अब हमारा प्रोसेस बी था जिसके अंदर हमें एबनॉर्मल गेन हुआ था। प्रोसेस बी अकाउंट के अंदर हमने एबनॉर्मल गेन को किस साइड लिखा था, डेबिट साइड लिखा था। तो अब इसमें हम क्रेडिट साइड पे यहाँ लिख देंगे बाय प्रोसेस बी, ठीक है। जो वैल्यू वहाँ पे थी 75 यूनिट थी, कितने का अमाउंट था 225 का, ये यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब यही अमाउंट है या आप यहाँ पे टोटल करके लिख दो। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो हमारा गेन है ना, हमें फ़ायदा हो गया, तो डायरेक्ट इसे हम पीएनएल अकाउंट में डाल देते हैं। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है। मान लो ये आपका वेस्टेज होता 75 यूनिट्स का, तो ये आपका वेस्टेज बिकता है ना, स्क्रैप की वैल्यू दी हुई है, कितने का बिकता 0.50 का आपका ये वेस्टेज बिक जाता। यही तो था ना क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो प्रोसेस बी है उसका जितना भी वेस्टेज होगा वो 0.5 का बिक जाएगा, इतने का बिकता। बट क्योंकि आपका ये गेन था तो ये यूनिट आपकी इतने की बिकी नहीं। मतलब अगर आप 75 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो मतलब 38 रुपीज़ का आपका नुकसान भी हुआ है ना, वरना आपको एबनॉर्मल वेस्टेज होता तो ये बिकता तो फिर आपको पैसे मिलते 38 रुपीज़ मिलते, जो आपको अब नहीं मिले हैं। तो आपको इस गेन में से, इस 225 रुपीज़ के गेन में से ये जो आपका लॉस हुआ है ना 38 का, इसको पहले माइनस करना है। आपको इस साइड लिख देना है टू नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, यहाँ पे यूनिट लिखनी है आपको 75, और कितने रुपए में जाता 38 में जाता, ठीक है। बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो आपको पीएनएल अकाउंट में डाल देना है।
बाकी का जो भी अमाउंट बच रहा है वो आपको पीएनएल अकाउंट में डाल देना है, बैलेंस अमाउंट। ये आपका बन गया एबनॉर्मल गेन अकाउंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल द 3 केमिकल प्रोड्यूस बाय कॉन्जिक्यूटिव प्रोसेस XYZ। देखो XYZ लिमिटेड क्या है कि 3 केमिकल बेचती है जो 3 प्रोसेस से होके गुजरते हैं। हमें 3 केमिकल से कुछ लेना देना नहीं है, हमें ये 3 प्रोसेस जो है XYZ इनसे लेना देना है। आगे क्या कह रहे हैं कि हर एक प्रोसेस में 2% टोटल वेट जो है वो लॉस हो जाता है। हर प्रोसेस में एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी 2% जो टोटल वेट है, मतलब जो यूनिट होंगी उनका जो टोटल वेट होगा, ठीक है, जैसे मटेरियल है 120 का, इसका जो 2% है वो लॉस हो जाएगा। उसके अलावा 10% हर प्रोसेस में स्क्रैप में जाता है, ठीक है। और ये जो स्क्रैप है एक्स और वाई का तो 100 रुपये में बिकता है, 100 रुपये टन बिकता है, और जेड का 200 रुपये टन बिकता है। अब हमें क्या पता करना है, हमें ये चीज़ पता करनी है कि हमें अकाउंट बनाने हैं हर एक प्रोसेस के, और ये देखना है कि शो द कॉस्ट पर टन ऑफ ईच प्रोडक्ट। कॉस्ट कितनी आएगी पर टन ऑफ ईच प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट की, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या 2 इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है जिस वजह से मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया। क्या इंपॉर्टेंट है, देखो पहले क्या होता था कि मान लो एक्स से जितना भी मटेरियल बना वो सारा वाई में ट्रांसफर हो जाता था, वाई से जो भी बना जेड में ट्रांसफर हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ अमाउंट जो है मटेरियल का, कुछ टन तो जो है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस जाएगा, लेकिन कुछ टन जो है वो वेयर हाउस में बेच दिया जाएगा फॉर अ सेल, ठीक है। तो ये किस तरीके का क्वेश्चन है, इट इज व्हेन आउटपुट ऑफ प्रोसेस इज पार्शली सोल्ड एंड पार्शली ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोसेस एक्स अकाउंट। यहाँ पे जो डेबिट साइड है वहां पे हम सारी एक्सपेंस डालेंगे। सबसे पहली एक्सपेंस हमें क्या दे रखी है क्वेश्चन में, मटीरियल दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे टू मटीरियल, ठीक है। क्वेश्चन खोल लेते हैं एक बार। यहाँ पे मटीरियल में क्या दे रखा है कि जो अमाउंट यूज हुआ है मटीरियल का वो 1000 टन यूज हुआ है, और पर टन की कॉस्ट दे रखी है 120 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि यूनिट कितनी है, कलर भी चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे ग्रीन ले लेते हैं। यूनिट कितनी है 1000 टन, और जब आप 1000 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1,20,000। देन हमारी जो नेक्स्ट कॉस्ट है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, MGF एक्सपेंस। कितनी दे रखी है हमें, क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे रखी है 30,800, तो यहाँ पे लिख देते हैं 30800। इतना होने के बाद हम आते हैं अब क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले तो हमें वो लॉस लिखना है जो 2% वेट में लॉस होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस इन वेट। बाय लॉस इन वेट कितना हो रहा है, 2% हो रहा है। तो देखो 1000 यूनिट है, 1000 मटीरियल है, इसका 2% जो है वो लॉस में चला जाएगा। 1000 का 2% निकालोगे कितना आएगा, 20 आएगा, तो यहाँ पे जो यूनिट हो जाएगी वो आ जाएगी 20। देन आता है स्क्रैप, बाय स्क्रैप। क्या लिखा है कि जो 10% है वो एज ए स्क्रैप चला जाएगा, तो 1000 का 10% निकालोगे 100, ये हमारा एज एन स्क्रैप चला जाएगा। और क्वेश्चन में ये भी मेंशन करा है कि जो प्रोसेस एक्स है उसका जो स्क्रैप है वो 100 रुपये टन बिकता है, ठीक है। तो 100 रुपये टन मतलब ये जो हमारा 100 है, ये 100 टन है, इसकी हम 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगा स्क्रैप का वो आ जाएगा 10,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10,000, ठीक है। इसके बाद हमें क्या बोलता है, बाय वेयर हाउस। बाय वेयर हाउस मतलब आधा जो सामान है वो तो वेयर हाउस में चला जाएगा, और आधा जो है वो बाय प्रोसेस वाई में चला जाएगा। तो अब हमें बाय वेयर हाउस और बाय प्रोसेस देखना है कि कितना कितना जाने वाला है। तो देखो यहाँ लिखा है कि 25% तो जाएगा वेयर हाउस में और 75% जाएगा दूसरे प्रोसेस में। अब देखो यहाँ पे कितनी यूनिट बची, 1000 यूनिट थी, ठीक है, स्टार्टिंग में 1000 यूनिट थी, इसमें से 20 यूनिट तो हमारी चली गई है वेट की, जो लॉस हुआ है वेट में। 100 यूनिट हमारी वो चली गई जो स्क्रैप में चली गई है। बची कितनी, इसको माइनस कर दो तो कितनी बची, 880 यूनिट बची। इन 880 यूनिट में से 25% जो है वो जाएगा वेयर हाउस में और बाकी का जाएगा हमारा प्रोसेस वाई में। तो आप जब 880 का 25% निकालोगे, मतलब 880 का जब आप 25% निकालोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 220 220 रुपये, ठीक है। अब इसकी हमें निकालना है अमाउंट। ये तो हमने निकाल ली, यूनिट तो हमने कैलकुलेट कर ली, बट अमाउंट कितना है वो देखेंगे। अमाउंट निकालने के लिए हमें कुछ इस तरीके का फॉर्मूला लगाना है। देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जो आपने पहले भी लगाया है एबनॉर्मल वेस्टेज निकालने के लिए। क्या है, टोटल एक्सपेंस लेनी है, जो स्क्रैप या नॉर्मल लॉस चला गया उसे माइनस कर देना है, डिवाइड बाय टोटल मटीरियल जो आया और जितना लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी टोटल एक्सपेंस कैसे पता चलेगी, इसको टोटल कर दो। जब आप इसको टोटल करोगे तो आपके पास आएगा
1,50,800 ये हमारी टोटल एक्सपेंस है। अब यहाँ हम टोटल एक्सपेंस लिख लेंगे 1,50,800। इसमें से जो स्क्रैप की वैल्यू है 10,000 उसको हम माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय टोटल मटेरियल कितना आया था हमारा 1,000 आया था। अभी हमने यूनिट कैलकुलेट करी है ना, कितनी यूनिट बची थी 120 इसमें से चला गया था, तो हमारे पास कितनी यूनिट बची है, हम इसे डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं कितनी यूनिट बची है, अभी कैलकुलेट किए ना ये हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 880 हमारी टोटल यूनिट जो है वो बची है। अब इसकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं जितने यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। कितनी यूनिट की निकाली है, 220 यूनिट की। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आंसर आएगा ₹35,200। ये जो वैल्यू है ये हमारी वेयर हाउस की जो कैलकुलेशन है उसकी वैल्यू आ गई है। यहाँ पे हम लिख देंगे 35,200। यहाँ पे एक और ज़ीरो है, ठीक है, 00। अब हमें जो अमाउंट या जो यूनिट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है वाई को, वो भी निकालनी है। तो कितनी यूनिट ट्रांसफ़र हो रही है, 75%। तो अगर हम 880 का 75% निकालेंगे तो आएगा 660। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसकी वैल्यू भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। बस क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ये जो था ना, बस ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप लिख दोगे 660। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन के बाद आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 1,05,600। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बस इसी आंसर को हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है 1,05,600, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर मेंशन। ये हमारा पूरा प्रोसेस एक्स अकाउंट हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं प्रोसेस वाई अकाउंट पे। प्रोसेस वाई अकाउंट में अब हम क्या करेंगे, जो भी अमाउंट हमारा मटेरियल का अमाउंट प्रोसेस एक्स से ट्रांसफर हुआ था ना, सबसे पहले उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे टू प्रोसेस एक्स, जो भी अमाउंट ट्रांसफर हुआ है। कितना हुआ है, 660 टन ट्रांसफर हुआ है, जिसकी वैल्यू थी 1,05,600, वो हमने लिख दिया। अब हम जितने भी एक्सपेंस है वो डाल देंगे इस अकाउंट में। तो हमारी एक्सपेंस क्या है, एक तो मटेरियल है, ठीक है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एक मटेरियल है और एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। मटेरियल की वैल्यू कितनी है 140, और 140 को आप 120 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि कोस्ट दे रखी है, कुछ और कोस्ट दे रखी है क्या ना, एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। हाँ, तो ये दे रखा है 140 टन और जो वैल्यू दे रखी है वो 200 दे रखी है। तो 140 को आपको मल्टीप्लाई करना है 200 से और वो वैल्यू आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो कैलकुलेटर में फटाफट करो, आपके पास जो अमाउंट आएगा दैट इज 28,000। देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमें सीधे ही दे रखी है 25,760। इतना करने के बाद हम चलते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले तो हम वो लॉस ही लिखेंगे जो वेट में लॉस होना है ना, वो वाला लॉस इन वेट। कितना, 2% होना है, ठीक है। तो ये जो हमारी यूनिट है, कितनी यूनिट हो गई, एक तो 660 तो ट्रांसफ़र हुई थी, कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे, 660 तो हमारी ट्रांसफ़र हुई थी ऊपर से, एक्स से आई थी। उसके अलावा 140 अब हो गई हैं, तो टोटल कितना हो गया 800 हमारा टोटल हो गया। अब इस 800 यूनिट का आप निकालो 2% ही तो लॉस था ना, तो जब आप इसका 2% कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आएगा 16। देन इसके बाद हमें मेंशन करना है बाय स्क्रैप। स्क्रैप में कितना जाएगा, 10% जाएगा। तो अब 800 यूनिट जो थी उसका 10% आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 80 आएगा। तो वो एज एन स्क्रैप हम यहाँ पे लिख देंगे। और स्क्रैप की वैल्यू कितनी जाएगी, देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो प्रोसेस वाई का जो भी स्क्रैप होगा वो भी कितने में बिक जाएगा, 100 रुपये में, 100 रुपये पर टन बिक जाएगा। तो अब इस 80 की मल्टीप्लाई हमें 100 से करनी है और हमारा जो अमाउंट है वो आ जाएगा 8,000, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो टोटल हमारा अमाउंट है वाई का, जो भी टोटल अमाउंट आएगा उसका 50% तो वेयर हाउस में जाना है और 50% नेक्स्ट प्रोसेस पे पास होना है। तो अब हमें ये 50% निकालना है। देखो हमारे पास कितनी यूनिट थी, 800 यूनिट थी, इसमें से 16 तो चली गई वेट लॉस में, 80 चली गई हमारी स्क्रैप में। जब आप इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास जो यूनिट बचेगी दैट विल बी 704। अब इस 704 को जब आप 50-50 डिवाइड करोगे तो आपके पास जो यूनिट आएगी दैट इज 352, ठीक है। तो 352 यूनिट आपकी वेयर हाउस में जानी है और 352 यूनिट ही आपकी प्रोसेस जेड पे ट्रांसफर होनी है। देखो हमें इनकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, जैसे पहले कैलकुलेट की थी ना, बिल्कुल वैसे ही हमें क्या करना है, टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जब आप इस साइड का टोटल करोगे आपके पास टोटल एक्सपेंस आ जाएगी। उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 1,59,360,
ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। टोटल एक्सपेंस हमारी कितनी आ गई, 1,59,360। इसके में से जो स्क्रैप की वैल्यू हमारी बिकी है, कितने की बिकी है, 8,000 की, उसको कर लेंगे माइनस, डिवाइड बाय जो टोटल मटेरियल हमारा बच गया है लॉस्ट के बाद, दैट इज 704 यूनिट, जो मैंने अभी आपको बताया। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं वेयर हाउस के लिए, ठीक है, वैसे तो इक्वली अमाउंट है, कैसे भी कैलकुलेट कर लो, तो 350 यूनिट से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम अभी वेयर हाउस के लिए कर रहे हैं। तो जब आप इसका अमाउंट निकालोगे आपके पास आएगा 75680, मतलब 75,680। अब देखो दोनों ही यूनिट बराबर है तो सेम ही अमाउंट हम दोनों ही कॉलम में लिख देंगे। यहाँ भी हम लिखेंगे 75,680, यहाँ 0 है, यहाँ पे भी हम लिखेंगे 75,680, ये 0, ठीक है। यहाँ पे टोटल करके दिखा देंगे दोनों तरफ यूनिट का, यहाँ टोटल आएगा 800, यहाँ भी टोटल आएगा हमारा 800, और सेम एक्सपेंस वाला टोटल हम यहाँ भी लिख देंगे, दैट इज़ 159,360, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस वाई अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट अकाउंट प्रोसेस जेड अकाउंट पे। देखो प्रोसेस जेड अकाउंट में सबसे पहले जो प्रोसेस वाई अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है मटेरियल, हम उसको लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोसेस वाई, टू प्रोसेस वाई कितना आया है 352, और वैल्यू क्या निकाली थी हमने 75,680। उसके बाद अब चलेंगे हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रोसेस जेड में जो मटेरियल है दैट इज 1348 और प्राइस कितना है 80 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको मेंशन कर लेंगे टू मटेरियल करके, तो टू मटेरियल लिख देते हैं यहाँ पे, टू मटेरियल, और कितना मटेरियल है दैट इज 1348, और जब आप 1348 की मल्टीप्लाई करोगे इसकी कॉस्ट से जो कि हमें दे रखी है 80, तो आपके पास जो अमाउंट आएगा दैट इज 1,07,840, ये आपके पास आ गया मटेरियल। लास्ट एक्सपेंस जो हमारे पास बचती है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कितनी है 18,100। इतना होने के बाद इस साइड का अभी टोटल करके रख लो ताकि हमें टोटल एक्सपेंस पता चल जाए, बाद में भी तो करनी है। तो जब आप टोटल एक्सपेंस निकालोगे आएगा 2,01,620। यहाँ पे जब आप इन यूनिट्स का टोटल निकालोगे तो आएगा 1,700, ठीक है। सेम ही टोटल हमारा यहाँ पे भी लिखा जाना है तो इसको भी यहीं लिख लेते हैं अभी, दैट इज 2,16,2,020, ठीक है। अब इस साइड पे आ जाता है तो सबसे पहले जो वेट लॉस हुआ है ना उसको लिख लेते हैं। तो बाय लॉस, जो वेट में लॉस हुआ है कितना होगा, देखो 352 यूनिट तो ये थी, इसके अलावा हमारी कितनी और यूनिट आ गई, 1348 यूनिट और आ गई हैं। अब आप इसका टोटल करोगे तो 1700 यूनिट आ जाएंगी। अब इन 1700 यूनिट पे अगर आप 2% कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 34, ठीक है, 34। तो ये हमारा यहाँ पे लिखा गया। नेक्स्ट आता है हमारा बाय स्क्रैप। स्क्रैप में कितना जाना है 10% जाना है, तो जब आप इसका 10% निकालोगे कितना आ जाएगा 170 यूनिट। अब देखो इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो जेड की यूनिट होंगी ना वो 200 रुपये पर टन पे बिक जाएगा, है ना। तो 200 रुपये पर टन, मतलब आपको 170 की मल्टीप्लाई करनी है 200 से, और आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 34,000, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब नेक्स्ट आता है ट्रांसफर। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या बोला है क्वेश्चन ने। तो क्वेश्चन ने बोला है कि जेड का जो भी 100% अमाउंट होगा वो सारा का सारा वेयर हाउस में चला जाएगा। तो अब हमें ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ना ही नहीं, हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे बाय वेयर हाउस, ठीक है। पूरा का पूरा मटेरियल वेयर हाउस में ही जाना है, तो जो भी 1700 में से ये दोनों लॉस माइनस करके अमाउंट बचेगा दैट इज 1496, वो सारा का सारा हमारा वेयर हाउस में चला जाएगा। और वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, देखो ये जो टोटल एक्सपेंस है ना इसमें से 34,000 को डिडक्ट कर दो, जो अमाउंट आएगा, जो भी बैलेंस अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे अमाउंट आएगा 167,620, ठीक है, 1,67,620। ये आपका पूरा अकाउंट हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इन अ प्रोसेस ए ऑन 1 मार्च, 1 मार्च को प्रोसेस ए की डिटेल दे रखी है, कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं था पहले से, और मार्च के अंदर 2000 यूनिट जो है मटेरियल की इशू करी गई एट द कॉस्ट ऑफ 18,000, ठीक है, 18,000 की कॉस्ट पे मटेरियल इशू करा गया। लेबर और ओवरहेड का जो कॉस्ट आया वो भी दे रखा है 6,600।
फिर मंथ के एंड पे जो 1500 यूनिट थी वो तो हो गई पूरी कंप्लीट और नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो गई, लेकिन जो 500 यूनिट थी वो इनकम्प्लीट रह गई और उसका डिग्री ऑफ इनकम्प्लीशन भी दे रखा है कि मटीरियल तो 100% कंप्लीट हो गया, लेकिन लेबर की टर्म में 60% जो है वो कंप्लीट हुई है, बाकी की 40% इनकम्प्लीट है। ओवरहेड की टर्म में 30% कंप्लीट हुई है, 70% इनकम्प्लीट है। अब हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बताओ, स्टेटमेंट एट कॉस्ट बताओ, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बताओ और लास्ट में प्रोसेस अकाउंट भी बताओ। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं और ये पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन है, मैं आपको इसमें पूरा का पूरा ढंग से समझा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कुछ इस तरीके से आपको फॉर्मेट बना लेना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम्स, फिर यूनिट लिखेंगे और फिर जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि मटेरियल में कितने टर्म में कंप्लीट है, लेबर की कितनी टर्म कंप्लीट है, वो सब लिखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख रहे हैं आइटम में हमारा फिनिश्ड आउटपुट, फिनिश्ड आउटपुट, ठीक है। कितनी यूनिट हमारी फिनिश्ड आउटपुट बन गई है? 1500 यूनिट हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। तो लेबर के टर्म में ये जो 1500 यूनिट है उनकी परसेंटेज कितनी है? 1500 ही है, ठीक है। परसेंटेज पूरी 1500 है हमारी, सॉरी परसेंटेज उल्टा लिखा गया है यहाँ पे, 100% है और क्वांटिटी कितनी है? 1500 ही है। यहाँ पे भी 100% है और क्वांटिटी हमारी 1500 ही है, यहाँ पे भी 100% है और क्वांटिटी हमारी 1500 ही है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। मेन काम तो इसी का है। वर्क इन प्रोग्रेस की कितनी यूनिट है? 500 यूनिट है। मटेरियल के टर्म में तो 100% है, तो यहाँ पे यूनिट कितनी, क्वांटिटी कितनी लिख देंगे हम? 500 ही लिखेंगे। लेकिन लेबर के टर्म में कितनी है? लेबर के टर्म में 60% है, ठीक है। कोई एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो लेबर के टर्म में कितनी है? 60% है। ओवरहेड के टर्म में 30% है, तो यहाँ पे लेबर के टर्म में 60% है। तो अब हमें क्या करना है? हमें 500 की मल्टीप्लाई करनी है 60% से, मतलब ये कहो कि 500 का 60% निकालना है और जो निकाल के वैल्यू आएगी वो हमें लिख देनी है। आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 300 आएगा। उसके बाद ओवरहेड कितने परसेंट कंप्लीट है? तो ओवरहेड के टर्म में 30% कंप्लीट है, ठीक है। तो अब आप 500 का 30% निकालो और जो भी क्वांटिटी आए दैट इज 150 आ रही है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे सारी यूनिट का। एक बारी कलर चेंज कर लेती हूँ, सारी यूनिट का टोटल करेंगे। तो यहाँ पे टोटल करके क्या आएगा? 2000, यहाँ पे आएगा 2000, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा टोटल 2000। यहाँ पे जो टोटल आएगा क्वांटिटी का दैट इज 1800 और यहाँ पे जो टोटल आएगा दैट इज 1650। मैंने सिर्फ क्वांटिटी का टोटल करा है, ध्यान रखना ये जो टोटल है ये सिर्फ क्वांटिटी का है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। देखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का कुछ इस तरीके से फॉर्मेट होने वाला है। हमें यहाँ लिखना है एलिमेंट, देन कॉस्ट, देन हमारे इक्विवेलेंट यूनिट और देन हमें निकालना है कॉस्ट पर यूनिट। अब हमारी मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी? हमें क्वेश्चन में मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है 18,000। लेबर की कॉस्ट भी क्वेश्चन में ही दी है हमें 9,000 और ओवरहेड की कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी है 6,600। अब हमने यूनिट कितनी कैलकुलेट करी थी? तो देखो यहाँ पे इस स्टेटमेंट से हमने ये यूनिट कैलकुलेट करी थी ना, ये सारी यूनिट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कितनी कितनी यूनिट थी? तो मटेरियल के टर्म में हमारी यूनिट थी 2000, यहाँ पे थी 1800, यहाँ पे थी 1650। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना है? ये जो कॉस्ट है इससे डिवाइड कर देना है इन यूनिट से। 18,000 को जब आप 2000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 9, यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 5 और यहाँ पे आंसर आएगा 4। अब हमें इस कॉस्ट पर यूनिट का कर लेना है टोटल, इस कॉस्ट पर यूनिट का टोटल कर लेना है। तो जब आप 9, 5 और 4 को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 18 और हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन पे। तो देखो हमारा स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहने वाला है। हमें बस 2 कॉलम बनाने हैं, पर्टिकुलर्स एंड द अमाउंट कॉलम। अब यहाँ पे हम क्या कैलकुलेशन करने वाले हैं? तो देखो हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करने वाले हैं कि कितना जो अमाउंट है वो एज अ फिनिश्ड गुड नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा और कितना अमाउंट एज अ वर्क इन प्रोग्रेस जाएगा। तो मतलब हम फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो फिनिश्ड गुड का कितनी यूनिट थी हमारी? 1500 यूनिट है, 1500 यूनिट है, इनटू हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करी थी
कितनी आई थी कैलकुलेट करके, हमारा जो कोस्ट आया था दैट इज 18 रुपीज़। कोस्ट पर यूनिट कितना आया था, 18 रुपीज़ आया था। तो यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई, इन यूनिट की मल्टीप्लाई 18 से कर देंगे और हमारी जो वैल्यू है फिनिश्ड गुड की वो निकल के आ जाएगी। कितने आ रहा है, दैट इज 27,000। अब हम निकालेंगे वैल्यू वर्क इन प्रोग्रेस की। तो देखो वैल्यू वर्क इन प्रोग्रेस की निकालने के लिए हमें इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कौन कौन से, दैट इज लेबर, मटेरियल एंड ओवरहेड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ठीक है, मटेरियल की कॉस्ट कितनी आएगी, तो यहाँ पे हमें देख लेनी है यूनिट। यूनिट कितनी थी हमारी, यूनिट हमारी वर्क इन प्रोग्रेस की कितनी थी, 500 यूनिट थी, है ना। 500 यूनिट तो थी, 1500 फिनिश्ड गुड की हो गई और बाकी वर्क इन प्रोग्रेस की 500 यूनिट थी। लेबर की कितनी यूनिट थी हमारी, 300 यूनिट थी और ओवरहेड की कितनी यूनिट थी, 150 यूनिट थी। यही तो यूनिट आई थी ना। आई होप आपको स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोडिक्शन जो हमने बनाया था उसकी यूनिट्स याद है, वहाँ से यूनिट आई है। उसके बाद क्या क्या कॉस्ट से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो जो कॉस्ट हमने यहाँ निकाली हुई है, ठीक है, मटेरियल की कितनी कॉस्ट पर यूनिट है 9, लेबर की कितनी है 5 और ओवरहेड की कितनी है 4। तो हम यहाँ पे इन्हीं कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मटेरियल की कितनी थी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 से करेंगे और यहाँ से 4 से करेंगे। जब आप ये मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिखोगे तो ये आएगा आपका 4500, यहाँ पे आ जाएगा 1500 और यहाँ आ जाएगा 600। अब आपको इस पूरी कॉस्ट का करना है टोटल, और जब आप टोटल करके अमाउंट निकालोगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 6600 और यही हमारी फाइनल वैल्यू है वर्क इन प्रोग्रेस की। तो देखो हमने क्या किया है, बेसिकली ये समझो, जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रेडिक्शन था, जो सबसे पहला स्टेटमेंट था, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रेडिक्शन, और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में हमने क्या किया है कि हमने फिनिश्ड गुड का और जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसकी फाइनल जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करी है। अब हमारा बस एक लास्ट काम बचा है, दैट इज मेकिंग अ प्रोसेस अकाउंट। हमें ए प्रोसेस का बस अब अकाउंट बनाना है और हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए प्रोसेस ए का अकाउंट बनाते हैं। देखो प्रोसेस ए अकाउंट में हम यहाँ डेबिट साइड सारी कॉस्ट डाल देंगे जो हमने कैलकुलेट करी थी। तो सबसे पहली कॉस्ट आएगी हमारी मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, यूनिट हमारी 2000 थी, वो लिख देंगे। कॉस्ट कितनी है 18,000। देन उसके बाद हमारी जो लेबर की कॉस्ट थी हम वो लिखेंगे। लेबर की कॉस्ट कितनी आई थी 9,000, जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट, जो ये सारी कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। इन कॉस्ट का ना अभी टोटल कर लेते हैं, यूनिट का भी टोटल करके लिख देते हैं और कॉस्ट का भी अभी टोटल करके लिख देते हैं, जो हमारा 13,600 आ रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट साइड पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले तो हम यहाँ लिखेंगे बाय नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब जो यूनिट हमारी नेक्स्ट प्रोसेस में जानी है वो लिख देंगे। कौन सी यूनिट जानी है, जो ऑलरेडी फिनिश्ड है वो जाएंगी ना, इस प्रोसेस से कंप्लीट हुई है तभी तो वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगी, इस प्रोसेस से कंप्लीट होके। तो 1500 यूनिट है, उनकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 27,000 हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी। देन हम लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस की कितनी यूनिट बची थी 500, उसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 6600। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे टोटल, यहाँ पे भी कर देंगे टोटल 60, यहाँ पे 00 है। ठीक है, बस ये हमारा बन गया प्रोसेस ए अकाउंट और हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग अकाउंट भी दे रखा हो वर्क इन प्रोग्रेस का, इसके अलावा फीफो और एवरेज मेथड से किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड में कराऊंगी। सो थैंक यू।